हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड पोर्शन। इस पोर्शन में हम लोग इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, MHC, जिसे हम लोग कहते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, कॉम्प्लेक्स और वैक्सीन्स के बारे में। ठीक है, हम लोग वन बाय वन इन सभी पार्ट्स को देखते हुए चलेंगे। ठीक, आज के पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इम्यूनोलॉजी होती क्या है, इम्यून सिस्टम होता क्या है। तो बेसिकली इम्यूनोलॉजी जो है ये स्टडी है इम्यूनिटी और इम्यूनिटी सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, इम्यूनिटी और इम्यूनिटी सिस्टम्स के बारे में ये स्टडी होती है। इसमें सिंपली अगर बेसिक वे में अगर देखा जाए तो जो होस्ट ऑर्गेनिज्म रहता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म यानी क्या होगा, होस्ट ऑर्गेनिज्म एग्जांपल के तौर पे हम लोगों का जो बॉडी है वो एक होस्ट ऑर्गेनिज्म है। तो अगर कोई फॉरेन मटेरियल आता है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ वाला फॉरेन मटेरियल अगर हमारी बॉडी में आता है तो उससे हमें प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी, इन सभी चीज़ों की स्टडी ही कहलाती है इम्यूनोलॉजी। ठीक है, ये सिस्टम बहुत ही हम लोग इसे सिंपल भी कह सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएं तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ हो जाता है, क्योंकि जो भी प्रोटेक्शन हमें करना रहता है फॉरेन मटेरियल से, तो ये अपने आप को नुकसान पहुंचाए बिना जो फॉरेन मटेरियल्स हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट करना होस्ट सेल में, खुद के बॉडी में, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इश्यू रहता है कि ये कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है। इन्हीं सभी चीज़ों की स्टडी है कहलाती है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनिटी जो है उसे हम लोगों ने दो तरीक़ों में, दो टाइप्स में हमने डिवाइड कर रखा है। पहला है इननेट टाइप इम्यूनिटी, जिसे हम लोग नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। सेकंड है एडॉप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसे हम लोग स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। इननेट इम्यूनिटी क्या है? इननेट इम्यूनिटी जो है वो नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक मतलब कि जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखें कि किसी को बुखार है, या फिर किसी को सर दर्द हो रहा है, या फिर किसी को बदन दर्द हो रहा है ना, बॉडी पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, या फिर फीवर आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग एक सिंपल सी एक दवाई दे देते हैं, पैरासीटामोल, है ना। वो सभी में काम करती है, पर ऐसा तो नहीं है कि वो पैरासीटामोल कैंसर के केस में भी काम करे, है ना। तो ये जो है ये नॉन स्पेसिफिक रहती है, ये सभी में लगभग थोड़े थोड़े तौर पे काम करती है। ठीक है, ये जेनेटिकली ही अवेलेबल रहती है, आपके बॉडी में प्रेजेंट रहती है पहले से ही, इसे ही हम लोग शुरुआती दौर से प्रेजेंट रहती है, इसलिए इसे इननेट इम्यूनिटी कहा गया है। ठीक है, ये जो है डिफेंसिव बैरियर बना के हुए रखे रहती हैं। तो इसमें फर्स्ट लाइन डिफेंस क्या रहता है? फर्स्ट लाइन डिफेंस इसमें रहता है स्किन। ठीक है, स्किन जो है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी में। ये तकरीबन 15% जो एडल्ट बॉडी वेट है उसको कंस्टिट्यूट करके रखता है, उतने की उसकी परसेंटाइल रहती है स्किन, उतने मात्रा में हमारे शरीर के ऊपर में अवेलेबल रहता है। तो जो स्किन है वो क्या करता है, वो एक मैकेनिकल बैरियर के तौर पे काम करता है, और वो क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है किसको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वायरस की एंट्री को प्रिवेंट करता है। ठीक है, और वो कैसे प्रिवेंट करता है? बाय एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करके। ठीक है, बाय क्रिएटिंग अ एसिडिक इन्वायरमेंट। ठीक है, pH 3 to 5 जो रहता है, ये हमको पता है कि ये एक एसिडिक इन्वायरमेंट होता है pH। ठीक, तो ये स्किन में, स्किन सरफेस में इस टाइप के एसिडिक इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है, जिससे कि जो ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो रुक जाए। ठीक है, साथ ही साथ स्वेटिंग भी जो है एक अच्छा कॉज है जो
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकता है, इनहिबिट करता है उनकी ग्रोथ को, वो है एंजाइम लाइसोजाइम, ठीक है, जो कि स्वेटिंग में हमारे प्रेजेंट रहता है और वो बैक्टीरियल सेल वॉल को भी डिस्ट्रॉय करता है। तो ये था आपका फर्स्ट लाइन डिफेंस। अब देखते हैं सेकंड लाइन डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो है, अगर फिजिकल बैरियर वहाँ पे काम नहीं आ पाता है तो उस केस में, और इन केस वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एंटर कर जाते हैं आपके बॉडी के अंदर में, तो बॉडी खुद ही जो है उससे एलिमिनेट करने की, ख़त्म करने की कोशिश करती है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। और वो कैसे करती है, वो नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज्म रहते हैं, लाइक छींक आना, स्नीजिंग, ठीक है, सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस, नाक का बहना, ये जो है ये एक डिफेंस लाइन का सिस्टम है, ठीक है। इम्यूनिटी बॉडी अपने आप को बचाए रखने के लिए, फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाए रखने के लिए इस तरीके से जो है कुछ नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज़म्स का यूज़ करती है, कि ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन अगर वो एंटर कर चुके हैं तो उन्हें बाहर निकाल सके, शरीर के बाहर निकाल सके। दूसरी चीज़ ये, अगर वो बॉडी जो है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का भी कोशिश करती है बाय फैगोसाइटोसिस, ठीक है। और जो फीवर रिस्पॉन्स आता है या इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आता है, यानी कहीं पे सूजन आ जाना या फिर बुखार आना, ठीक है, ये भी एक इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट ही है, ठीक है, एक सेकंड लाइन डिफेंस का पार्ट ही है ये। अब हम लोग देखते हैं इम्यून सिस्टम। तो जैसा कि हमने शुरुआत में इम्यूनिटी को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था। पहला था इन्नेट इम्यूनिटी, जिसे हम लोगों ने नॉन स्पेसिफिक का इम्यूनिटी का नाम दिया था, जिसे हम लोगों ने अगेन दो पार्ट में, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में डिवाइड किया था। सेकंड जो था एडॉप्टिव और स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ठीक है। तो इसमें इसे हम लोग मान सकते हैं थर्ड एंड द मोस्ट पोटेंट फॉर्म ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इन आवर बॉडी, जिसमें ये जो है स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और स्पेसिफिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको रिकॉग्नाइज करता है, उन्हें एलिमिनेट करता है, ठीक है, जो फॉरेन मॉलिक्यूल्स हैं या फिर फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। वो किन तरीक़ों से कर सकता है, उसमें कुछ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लाइक एंटीजन स्पेसिफिसिटी, रिकॉग्निशन डाइवर्सिटी, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी एंड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। लाइक एंटीजन स्पेसिफिसिटी मीन्स अगर कोई स्पेसिफिक टाइप का एंटीजन है ना, उन्हें किल करने के लिए उसमें वो स्पेसिफिसिटी रहनी चाहिए, ठीक है। सेकंड है रिकॉग्निशन डाइवर्सिटी, कि जो अगर अननोन जैसा कुछ अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है हमारी बॉडी में तो उन्हें रिकॉग्नाइज करके किल करना, ये भी इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, अगर हम जैसे कि अभी पेंडेमिक सिचुएशन में अगर कोरोना आ रहा है ना, और जिसको कोरोना नहीं हुआ है उसके बॉडी में भी जो है वैक्सीन्स के ज़रिए जो है कोरोना वायरस की एक जो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप करने के लिए जो है वायरस को एंटर किया जाता है, ताकि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कोरोना वायरस को पहचान के रखे और वो किसी भी फॉर्म में अगर एंटर करता है बॉडी में तो वो इम्यूनिटी जनरेटेड रहे और उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडी जनरेट हो और वो जो बाहर से आने वाले कोरोना वायरस है या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें पहचान के किल कर सके, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ का मतलब यही है कि क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी सेम मटेरियल से बने हुए जैसे जिन मटेरियल से हमारी बॉडी बनी हुई है, तो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारे सेल्स को किल ना करके सिर्फ स्पेसिफिकली उन्हीं सेल्स को किल करे जो बाहर से एंटर किए हैं। ये भी इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। तो इस इम्यून सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? इस इम्यून सिस्टम में स्पेसिफिकली लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो रहते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं, जिसे हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के तौर पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या रहेंगे? इसमें बेसिकली जनरेशन होता है एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स का, ठीक है। ये एक प्रकार के वाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं, ठीक है। प्राइमरी तौर पे जो इनका जो डेवलपमेंट है और मैच्योरेशन है, यानी कि ये यहाँ पे बनते हैं और मैच्योर होके हमारे बॉडी में सिक्रेट होते हैं। तो पहला जो है ये बनता है आपके थाइमस में,
ठीक है, जो कि हार्ट के पास में सिचुएटेड रहता है, और दूसरा होता है बोन मैरो में। ठीक है, और ये दोनों ही जो हैं सेंट्रल और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स का जो मैचुरेशन होता है वो थाइमस में होता है, और बी लिम्फोसाइट का जो मैचुरेशन होता है वो बोन मैरो में होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ये तो हमने जान लिया कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के तौर पे अगर हम लोग देखें तो ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि लाइक कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, तो इसमें थाइमस और बोन मैरो अगर रहेगा तो ये बहुत ही अच्छा, यानी कि हमको पता रहेगा कि कौन सा आंसर सही है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। ठीक है, इनका जो इनिशिएशन पॉइंट रहता है, इनिशिएशन रहता है इम्यून रिस्पांस का, वो स्टार्ट होता है स्प्लीन से, टॉन्सिल से, लिम्फ नोड से, अपेंडिक्स से। ठीक है, तो ये जो हैं आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजेंस, यानी कि आपके फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है, और मैच्योर लिम्फोसाइट्स के बीच में। ठीक है, अब सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम हम लोग देख लेते हैं कि इम्यून सिस्टम में हमें कौन कौन से सेल्स दिखने के लिए मिलते हैं। तो इसमें हमने शुरुआत में ही देखा था कि इसमें बी सेल्स और टी सेल्स जो रहते हैं यही अवेलेबल रहते हैं आपके इम्यून सिस्टम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बी लिम्फोसाइट्स को। बी लिम्फोसाइट्स का जो डेवलपमेंट और मैचुरेशन होता है ना, वो बोन मैरो में होता है। ठीक है, वो बोन मैरो में होता है। ये जो है प्लाज्मा सेल्स में मैच्योर होते हैं और एंटीबॉडी सेक्रेट करते हैं। ठीक है, एज एन इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक, ये स्पेसिफिकली जो है रिकॉग्नाइज करते हैं हर एक एंटीजन को, और उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग इसे बी लिम्फोसाइट्स को हम लोग ह्यूमोरल इम्यूनिटी से कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, उसी के तौर पे देखते हैं कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है। ठीक है, अगर इम्यून सिस्टम के ऊपर हम लोग अगर बात करें तो इम्यूनिटी दो टाइप की होती है स्पेसिफिकली, यानी कि दो टाइप की रहती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेलुलर इम्यूनिटी, और वी कैन से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेसिकली जो है इम्यूनिटी दो टाइप की रहती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल्यूलर इम्यूनिटी। हम लोग और भी कई टाइप की, यानी कि 3 से 4 टाइप की इम्यूनिटी रहती है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग टी लिम्फोसाइट्स को। टी लिम्फोसाइट्स जो रहते हैं इनका जो मैच्योरेशन होता है वो थाइमस में होता है, इसी के कारण इसे टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, टी रिप्रेजेंट करता है टी सेल्स में। ठीक, तो ये जो टी सेल्स रहते हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और उनके सरफेस में अवेलेबल एंटीजेंस से इन्हें ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। इसी के कारण टी लिम्फोसाइट्स को 4 अलग अलग टाइप्स में यानी कि पाया गया है। फर्स्ट है इंड्यूसर टी सेल्स। ये जो रहते हैं डेवलपमेंट के दौरान जो है टी सेल्स में थाइमस में अवेलेबल जो रहते हैं इनको दिखाता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या होते हैं? ये जो टी सेल्स रहते हैं ये जो एबनॉर्मल्स और इन्फेक्टेड सेल्स जो रहते हैं इन्हें रिकॉग्नाइज करके किल करने में कैपेबल होता है। हेल्पर टी सेल्स जो रहते हैं ये इनिशिएट करता है इम्यून रिस्पॉन्स को, और सप्रेसर टी सेल्स जो ये क्या चीज़ को मीडिएट करता है? ये मीडिएट करता है सप्रेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स को। ठीक है, इस तरीके से 4 टाइप के जो टी सेल्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स अवेलेबल रहते हैं। और ये जो टी लिम्फोसाइट्स जो रहते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात ही कर रहे थे कि टी सेल्स सेलुलर इम्यूनिटी या फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों ही एक ही चीज़ें हैं, और ये इम्यून सिस्टम में टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के टाइप्स कारक हैं, टाइप्स हैं। ठीक है, कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी होती है। ठीक है, तो जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है जो रन होता है बी लिम्फोसाइट से, ये स्पेसिफिकली डिपेंड करता है कुछ स्पेशल ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स जिसे हम लोग कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स
या फिर एंटीबॉडी, ठीक है। ये जो है प्रोड्यूस की जाती हैं बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा, ठीक है। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें इम्यूनोग्लोबुलिन्स का, तो इसमें दो आइडेंटिकल चेन्स रहती हैं, दो हैवी आइडेंटिकल चेन्स रहती हैं जिनका वजन जो रहता है 53,000 to 75,000 ईच होता है, और दो आइडेंटिकल लाइट चेन्स होती हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो रहता है वो 23,000 होता है ईच, ठीक है। ये जो दोनों चेन्स रहती हैं, हैवी चेन्स और लाइट चेन्स रहती हैं, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के से थ्रू लिंक्ड रहती हैं, और इनका जो शेप होता है ये वाई शेप टेट्रामर होता है, ठीक है। जिसमें जो है जो हैवी चेन रहती है वो उसमें तकरीबन 450 अमाइनो एसिड्स रहती हैं, और जबकि जो लाइट चेन रहते हैं उसमें अराउंड 212 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो अटैच रहती हैं। यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो चेन है ना, ये जो चेन है ये हैवी चेन को रिप्रेजेंट करता है। एच जो है ये हैवी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हैवी चेन है, और इससे सिचुएटेड जो सल्फाइड बॉन्ड से अटैच्ड है ये आपकी एल यहाँ पे दिख रहा होगा, ये लाइट चेन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो सी और वी है, ठीक है, ये जो कांस्टेंट रीजन है और ये वेरिएबल एरिया है, ठीक है। कांस्टेंट है और ये वेरिएबल एरिया है, ठीक है। तो और ये आपको दिख रही होगा कि ये वाई शेप में प्रेजेंट रहता है, और दो टाइप के चेन रहते हैं, हैवी चेन एंड लाइट चेन। ह्यूमंस में जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, है ना, वो 5 टाइप के क्लास में हमने उसे डिवाइड किया है, IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE, ठीक है। ये 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स इसमें अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो शुरुआत हम लोग करते हैं IgG से। IgG जो है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, जो कि अराउंड 75 to 80% जो है प्रेजेंट रहता है। ये जो IgG है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है वो बनता है एक सिंगल यूनिट से, वाई शेप्ड यूनिट से बनता है, जिसे हम लोग मोनोमर भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही आसानी से ट्रांसफ़र हो सकता है ब्लड वेसल्स में भी। और IgG जो है ये इकलौता जो इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा को, ठीक है। क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा को, जिससे कि जो मदर्स की जो इम्यूनिटी है वो फीटस में भी जा सके, ठीक है। ये कैसे ट्रिगर होता है IgG, ये जो ट्रिगर होता है फॉरेन सेल डिस्ट्रक्शन से, ठीक है, बाय कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से। अब हम लोग बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ए के बारे में। इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है वो प्रेजेंट होता है आइदर इन मोनोमर के फॉर्म में या फिर डबल यूनिट के फॉर्म में, जिसे हम लोग डायमर भी कहते हैं, ठीक है। ये जो है ये बेसिकली हमको मिल जाता है कई हमारे जो बॉडी सिक्रेशंस रहते हैं, लाइक सलाइवा में, टीयर्स में, आंसू में, स्वेटिंग में, मिल्क में, और इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। ये जो है बहुत ही मदर्स के थ्रू बेबी को पहुंच जाता है बाय ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। और ये कैसे एक्ट करता है, ये जो IgA है ये बैक्टीरियल एंटीजेंस के साथ में जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, जो आउटर एपिथेलियल में प्रेजेंट रहते हैं सरफेस में, उनके साथ में बाइंड होता है और उन्हें रिमूव करता है, ठीक है। कैसे रिमूव करता है, वो उन्हें प्रिवेंट करता है बाय एंटरिंग इन द बॉडी सेल्स। नेक्स्ट जो है इम्यूनोग्लोबुलिन M, IgM जो है ये सबसे यानी कि लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, ठीक है। ये कैसे बनता है, ये जो है 5 वाई शेप्ड यूनिट से बनता है, जिसके और जो कि हेल्ड होता है, जुड़ा हुआ रहता है पॉलीपेप्टाइड चेन्स के थ्रू। क्योंकि 5 वाई शेप्ड यूनिट से बना हुआ है तो ये
पेंटामर के तौर पे अवेलेबल रहता है, क्योंकि इसका साइज़ जो है बहुत ज़्यादा ही बड़ा रहता है। इसी के कारण जो IgM है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है, तो ये उसमें एंटर नहीं कर पाता है। तो जो IgM जो है ये पहला एंटीबॉडी होता है जो प्रोड्यूस होता है अगर हमारी बॉडी में कोई सा भी अगर एंटीजन जो है एंटर करता है या कोई भी फॉरेन मटेरियल जो है एंटर करता है, तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है वो यही इम्यूनोग्लोबुलिन M होता है, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा ग्लोबुलिन सबसे पहले रिएक्ट करता है जब भी कोई फॉरेन मटेरियल हमारे बॉडी में एंटर करता है। तो इसमें अगर हमको ऑप्शन दिए जाएं तो हम इसमें आसानी से ये बता सकते हैं कि IgM जो है वो सबसे पहले रिस्पॉन्स शो करता है, ठीक है। अब बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन D IgD के बारे में। ये जो है ये बनता है वाई शेप्ड एक सिंगल यूनिट से ही बनता है और ये बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल रहता है सर्कुलेशन में, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? ये जो बीटा सेल्स रहते हैं, B सेल्स रहते हैं, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। इनके बारे में जो इसका जो फंक्शन है ना, वो अभी तक नोन नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन E के बारे में। ये भी एक सिंगल वाई शेप्ड मोनोमर होता है जो कि प्रेजेंट होता है ब्लड में, बहुत ही माइन्यूट कॉन्सेंट्रेशन में, बहुत ही कम मात्रा में ये अवेलेबल होता है। और ये जो है अगर IgE का जो लेवल है अगर एलिवेट होता है, बढ़ता है, तो ये एलर्जी जो है वो कॉज करता है। तो हमारी बॉडी में जो भी एलर्जिक रिस्पॉन्सेज आते हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन E के कारण ही आते हैं, ठीक है। और वो कैसे करता है? IgE जो है मॉलिक्यूल्स जो है वो मास्ट सेल के साथ में बाइंड हो जाता है, टाइटली बाइंड होता है, जिससे हिस्टामिन रिलीज़ होता है और एलर्जी कॉज होती है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो है सिर्फ 5 टाइप के जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं इनके बारे में, जो बेसिक इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं उनके बारे में हमने बात की है। बाकी जो बहुत ही डिफरेंट टाइप के एंटीजेंस जो हैं, यहाँ पे मिलियंस टाइप्स ऑफ एंटीजन अवेलेबल हैं। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि हम कैसे इनसे ओवरकम हो सकते हैं, ठीक है, हम लोग इसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो उसी जितने अगर मिलियन टाइप के एंटीजेंस है तो मिलियन टाइप के एंटीबॉडीज़ भी हमारे बॉडी में क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये जो नए टाइप के जो जीन्स हैं आ रहे हैं हमारे बॉडी में, तो वो हमारी बॉडी कैसे किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी? तो ये जेनेटिकली जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, बॉडी टू बॉडी वेरी करती है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे पूछ सकते हैं या फिर हमारे पर्सनल चैट ग्रुप में भी आप आके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।